हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षार के अन्य गुण, जो कि है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा अध्याय 2 का, विज्ञान के अध्याय 2 का। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अम्ल और क्षार के क्या और अन्य गुण हैं। बल्ब जलता है या नहीं। तो हमने अभी क्या करा, हम प्रयोगशाला में गए, हमने तनु HCl लिया और उसको एक डिब्बे में डाला, ठीक है, एक कंटेनर में डाला और फिर उसके अंदर हमने डाल दिए, डुबो दिए 2 किलो को और किलो से हमने कनेक्ट कर दिया, हमने जोड़ दिया 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब और स्विच को। फिर हम क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन कर देंगे और स्विच को ऑन करते ही हम देखते हैं कि तनु HCl के साथ में बल्ब जलने लगता है। लेकिन जब हम इसकी जगह पे ग्लूकोज डाल दें तो बल्ब नहीं जलता, और उसी तरह अगर हम इसकी जगह पे अल्कोहल डाल दें तो भी बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलता है। तो हम देखेंगे कि बल्ब केवल अम्ल, जो कि यहाँ पे है HCl के मामले में ही चमकता है, ना कि ग्लूकोज या अल्कोहल के लिए। ऐसा क्यों होता है, हम आगे देखते हैं। अम्ल और क्षार विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया, हमने अभी प्रयोगशाला में जो करा था उससे पता पड़ा कि अम्ल और क्षार जो हैं वो विद्युत का संचालन करते हैं। जो अल्कोहल और ग्लूकोज हमने देखा था पिछले में, वो ना ही क्षार है ना ही अम्ल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये दोनों अम्ल भी नहीं है और क्षार भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों अम्ल भी नहीं है, क्षार भी नहीं है। तो हमको ये पता पड़ गया कि अम्ल और क्षार विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही जल में घुलकर आयन उत्पन्न करते हैं। हमने ये पढ़ा था किस तरह से अम्ल जो है वो पानी में वियोजित होकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देता है, और जो क्षार है वो भी पानी में वियोजित होकर हमको हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH- आयन देता है। तो आयन उत्पन्न कर दिए। आयन विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। जो आयन होते हैं, आयन समूह होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनको कहते हैं आवेशित परमाणु या परमाणुओं, क्योंकि ये हैं वो परमाणु जिनमें आवेश है, ठीक है। तो आयन जो है वो इनका समूह होते हैं, ठीक है, इनका समूह होते हैं। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन, हमने बताया अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल हमने ये पढ़ा था अभी, H+ आयन निकलता है अम्ल से और OH- आयन निकलता है हमारे क्षार से। आयन विलयन में घूम सकते हैं और इसलिए आवेश विलयन के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब जो आयन है, H+ आयन और OH- आयन जो है हमारे पास में, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास में, वो जो है विलयन में अपनी मर्जी से घूम सकते हैं और इन आयन में होता है आवेश। इस तरह से आवेश जो है विलयन के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाता है। किस तरह से, क्योंकि आयन जो है वो विलयन में घूम सकते हैं और आयन में होता है आवेश, और इस प्रकार से आयन के चलन के वजह से हमारा विद्युत का भी संचालन होता है अम्ल और क्षार में। क्योंकि अम्ल में होता है हाइड्रोजन आयन जो कि आवेश का चालन करता है, और क्षार में होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो कि विद्युत का संचालन करने में मदद करता है आवेश का चालन करके। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब। जलीय घोल में आयन। प्रयोग से पता चलता है कि HCl में हाइड्रोजन आयन पानी की उपस्थिति में बनते हैं। बिल्कुल सही, जो हमारा HCl है वो वियोजित होता है H+ और Cl- में। किस तरह से, जब उसके साथ में हो पानी, ठीक है, जब उसके साथ में हो पानी तब HCl जो है वो वियोजित हो जाएगा, H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, और जो हाइड्रोजन आयन है वो हमको मदद करता है विद्युत के संचालन में। पानी की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस में HCl अणुओं से H+ आयनों का पृथक्करण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि H+ और Cl- तो सिर्फ H2O के उपस्थिति में ही टूटते हैं ना। HCl तो वरना HCl ही रहता है। जब H2O का प्रेजेंस होता है, जब H2O की उपस्थिति होती है, तब हमको मिलता है H+ और Cl- आयन, ठीक है।
समझ में आए इसमें क्या लिखा हुआ है? जब पानी होता है तो H+ होता है, जब पानी नहीं होता है तो H+ नहीं होता, क्योंकि वियोजन ही नहीं होता है HCl का। वियोजन किस वजह से होता है? पानी की वजह से होता है वियोजन। ये जो आपके पास में रिएक्शन दिख रही है, आपको प्रतिक्रिया दिख रही है, वो हम आगे समझेंगे ऐसा H3O+ कहाँ से आया। लेकिन HCl जो है वो टूटता है H+ और Cl- में H2O के साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये चित्र देख लीजिए। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड क्या होगा? NaCl। उसके साथ में केंद्रित यानी बहुत ही गाढ़ा, जिसमें पानी की मात्रा कम हो, उसको हम H2SO4 को हम डालेंगे और फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें से जो गैस निकल रही है, नम लिटमस पेपर लेंगे हम, बिल्कुल नम लिटमस पेपर लेंगे और वो लिटमस पेपर को देखेंगे कि वो लाल बदल रहा है। लाल क्यों बदल रहा है, क्यों पता पड़ेगा? क्योंकि जो गैस है उसकी प्रकृति है अम्ल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। जलीय घोल में अम्ल। हाइड्रोजन आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन वह पानी के अणुओं के साथ में मिलकर मौजूद हो सकता है। तो पहले हमने जो पढ़ा था, HCl का वियोजन होता है H+ और Cl- में, सिर्फ पानी के साथ में होता है। ऐसा क्यों होता है हमको नहीं पता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयन अकेले मौजूद नहीं हो सकता। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले मौजूद नहीं हो सकता, उसको चाहिए पानी का, जो ये हमारा मॉलिक्यूल है वो पानी हम उसको चाहिए, ताकि वो बना पाए H3O+, जो कि है हाइड्रोनियम आयन। तो क्या होता है, जब HCl पानी से मिलता है तो वो बन जाता है H+ और Cl-। ये H+ जो है वो H2O के साथ में जुड़ जाता है और हमको देता है H3O+। ठीक है, ये जो H3O+ है, इसके वजह से हमको अम्लता मिलती है किसी भी अम्ल की। ठीक है, अगर हमारे पास में पानी ही नहीं है तो ये वियोजित होकर जाएगा कहाँ? ये अकेला H+ तो मौजूद हो ही नहीं सकता है। समझे क्यों पानी की जरूरत है किसी की भी अम्लता बताने के लिए, या फिर हाइड्रोजन आयन के वियोजन के लिए पानी की क्या जरूरत है? पानी के साथ में हाइड्रोजन आयन मिलता है और H3O+ बनाता है, इसलिए पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो H+ मौजूद नहीं हो सकता है, H+ अलग नहीं हो सकता है Cl से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयनों H3O+ के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसलिए हमने पीछे वाले रिएक्शन में लिखा था HCl, H2O, H3O+ और Cl-। क्यों? क्योंकि H+ अकेला मौजूद नहीं हो सकता है, वो हमेशा H3O+ के रूप में ही मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया तो देखिए कैसे H+ H2O के साथ में H3O- बना देता है। तो अब से कुछ भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? HCl + H2O हमको देता है H3O+ प्लस Cl-। H3O+ कैसे? H+ + H2O हमको देता है H3O+। जो H है वो H2O के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। जलीय घोल में क्षार। सभी क्षार जल में नहीं घुलते, वे क्षार जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे घुलनशील क्षार लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। घुलनशील क्षार। ठीक है, देखिए सभी क्षार जल में नहीं घुलते, अम्ल की तरह नहीं, यहाँ पे सब क्षार जल में नहीं घुलते हैं। वे क्षार जो जल में विलय हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं, उसको हम घुलनशील क्षार कहते हैं, या फिर वो घुलनशील क्षार कहलाते हैं। कौन से है घुलनशील क्षार? ये देखिए NaOH, MgOH2, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो क्या मिला हमको? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने पानी मिलाया तो हमको मिला मैग्नीशियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिला, जो कि फिर से विद्युत का संचालन करता है। समझ में आया? हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अम्ल के साथ में जब पानी होता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, जिसको हम
H3O+ लिखते हैं, और क्षार के साथ में जब पानी मिलता है तो हमको देता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब। और सारे क्षार जल में नहीं घुल सकते, जो क्षार जल में विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं घुलनशील क्षार। ठीक है, आगे देखते हैं। अम्लों का तनुकरण। अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब जब हम अम्ल या क्षार को जल में घोलने की कोशिश करते हैं तो ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में बाहर आती है, ऊष्मा छोड़ी जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वो विलय। जब हम उसको घोलने की कोशिश करते हैं, घोलने की प्रक्रिया को, इसलिए हम एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे पानी में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। यदि किसी सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो उत्पन्न गर्मी के कारण मिश्रण फूट सकता है और जलने का कारण बन सकता है। अत्यधिक स्थानीय तापन के कारण कांच या कंटेनर भी टूट सकता है। मतलब हमेशा हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पानी में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। कभी भी पानी को किसी सांद्र अम्ल या क्षार में नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, तो उससे जो उत्पन्न गर्मी होती है उससे मिश्रण फूट जाता है। जब भी हम अम्ल में पानी मिलाते हैं तो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रिया है उस वजह से बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, और उस गर्मी की वजह से मिश्रण फूट जाता है और कोई किसी भी चीज को या किसी भी जने को जला सकता है। उसी के साथ में जब ये अत्यधिक तापन होता है, अत्यधिक गर्मी होती है, उस वजह से जो कांच का हमारा कंटेनर है वो भी टूट सकता है। इसलिए हमेशा हम पानी में थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए उसको हमेशा घोलते हैं। समझ में आया कैसे नहीं करना होता है? कभी भी अम्ल में पानी नहीं बल्कि पानी में धीरे धीरे करके मिलाते हुए अम्ल को घोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी होता है वो प्रक्रिया, और इस वजह से मिश्रण फूट सकता है या फिर जो ग्लास का कंटेनर है वो भी टूट सकता है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। तनुकरण। पानी के साथ अम्ल या क्षार मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयनों, जो कि है H3O+, हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी आती है। इस तरह की प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है और अम्ल या क्षार को तनुकृत कहा जाता है। मतलब जब हम पानी के साथ में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो प्रति इकाई आयतन में, अभी मान लीजिए मेरे पास में एक सांद्र वाला अम्ल है, ठीक है, बहुत पास पास में H+ है ना, हाइड्रोजन आयन बहुत पास पास में है। अब मैं क्या करूंगी, इस अम्ल को धीरे धीरे करके मैं एक पानी के उसमें डाल दूंगी। ठीक है, इतना पानी है, उसमें हम अम्ल डाल रहे हैं, तो अब क्या होगा, दूर दूर में होंगे H+, है ना, पास पास में तो होंगे नहीं H+। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, प्रति इकाई आयतन में आयनों की कमी हो गई। ठीक है, मतलब अगर मेरा इतने आयतन में 2 H+ आयन यहाँ पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे मुझे बस एक ही मिल रहा है। इसका मतलब प्रति इकाई आयतन जो है उसमें सांद्रता, आयनों की सांद्रता कम हो गई है। इसका मतलब जो क्षार या फिर अम्ल का विलयन है वो तनुकृत हो गया है, या हमने उसका तनुकरण कर दिया है। तनुकरण क्या होता है, प्रति इकाई आयतन जो है उसमें सांद्रता आयन्स की कम हो गई है। इस तरह की प्रक्रिया को तनुकरण या फिर डाइल्यूशन कहा जाता है और अम्ल या क्षार को तनुकृत कहा जाता है। समझ में आया? इस पूरी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहेंगे और जो अम्ल या क्षार है उसको हम तनुकृत कहेंगे। समझे? प्रक्रिया को तनुकरण और अम्ल या क्षार जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम तनुकृत कहेंगे। समझ आया? आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 1। HCl HNO3 जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयनों में अम्लीय प्रकृति क्यों दिखाते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के समाधान
समाधान नहीं, यहाँ पे आप विलयन लिख लीजिए, विलयन अम्लीय चरित्र प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि HCl और HNO3 जो है वो जलीय विलयनों में अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं दिखाते हैं। ऐसा क्यों? तो HCl और HNO3 जो है वो पानी के साथ में हमको हाइड्रोनियम आयन देता है और Cl-। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H+ और पानी, जिससे H3O+ हमको मिलता है, ये देता है। और ये जो आयन है, ये आयन हमारी अम्लीय प्रकृति को दिखाता है, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अम्लीय प्रकृति के प्रदर्शन के लिए हमारे पास में जो हाइड्रोजन आयन निकलता है HCl और HNO3 में पानी के उपस्थिति में, इसलिए हमको उसकी अम्लीय प्रकृति दिखाई देती है। H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो क्यों नहीं करते हैं, पूछा गया है। उसका विलयन आखिर अम्लीय चरित्र प्रदर्शित क्यों नहीं करता है? क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो आसानी से वियोजित होकर पानी में हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, और इस वजह से अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन भी नहीं होता है। समझ में आया? HCl और HNO3 पानी के उपस्थिति में H+ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन करता है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न नहीं करता है, और इस वजह से अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती है। समझ में आया? बहुत ही सरल प्रश्न था। आगे देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ठीक है भाई, अम्ल का जो जलीय विलयन है, अम्ल मान लीजिए HCl है, उसका जो जलीय विलयन है उससे हमको मिलता है H+ और Cl-, जो कि H2O के साथ में मिला के हमको दे देता है H3O+ और Cl-। और ये जो है, ये आयन करते हैं हमारे आवेश का स्थानांतरण। मतलब ये जो आयन है वो पूरे विलयन में कहीं भी घूम सकते हैं, और ये घूम सकते हैं किसके साथ में? एक आवेश के साथ में, और ये आवेश जो है वो करता है विद्युत का चालन। जबकि अम्ल अगर पानी की अनुपस्थिति में हो तो वो H+ आयन कभी उत्पन्न करेगा ही नहीं, वो जो हाइड्रोजन आयन है वो कभी उत्पन्न होगा ही नहीं। अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई भी ऐसे घूम नहीं सकता है विलयन में, और घूम नहीं सकता है मतलब आवेश का स्थानांतरण तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन करता है, और जो शुष्क होता है अम्ल, वो बिल्कुल भी विद्युत का चालन नहीं करता है। समझ में आया इतना? पानी के साथ में हाइड्रोजन आयन का उत्पन्न होता है, इसीलिए आवेश का जो स्थानांतरण होता है और उस वजह से विद्युत का चालन होता है। जबकि पानी की अनुपस्थिति में H+ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होती है, और इसीलिए विद्युत का चालन नहीं होता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती है? जो HCl है वो पानी के साथ में वियोजित होकर H+ और Cl- देता है, जो कि साथ में H3O+ और Cl- देता है, और ये जो है वो करता है हमारा अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन। जब गैस शुष्क होती है उसका मतलब पानी तो है नहीं, मतलब वियोजन भी नहीं, मतलब H+ भी नहीं, मतलब H3O+ भी नहीं। तो जो भी चीजें अम्लीय प्रकृति का प्रदर्शन करती है वो तो है ही नहीं, और लिटमस पेपर में भी कहीं भी पानी का कोई भी अभाव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से पानी के ना होने के वजह से लिटमस पेपर जो है वो रंग नहीं बदलती है, क्योंकि पानी की अनुपस्थिति में HCl जो है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का एक प्रदर्शी होता है। इतना समझ आया क्यों नहीं होता है? पानी नहीं होता है तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होता है, जिस वजह से अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न 4, अम्ल को तनकृत करते समय यह अनुशंसा क्यों की जाती है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को? ठीक है, हमने अभी अभी बात करी थी ऐसा क्यों होता है। हमेशा अम्ल को जल में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा और धीरे करके, धीरे हिलाते हुए
या फिर मिलाते हुए डालना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अम्ल को तनुकृत करने की वो बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो उससे क्या होता है, तापमान जो है वो बहुत एकदम से अधिक हो जाता है। अगर हम अम्ल में जल को मिलाएं तो एकदम से ये जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो तापमान उत्पन्न होता है, उस वजह से जो मिश्रण है वो फूट सकता है, वो फूट कर किसी को भी जला सकता है। इसलिए हम ये अनुशंसा रखते हैं कि अम्ल को हमेशा जल में थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ऑल्सो क्या होता है, जो अम्ल है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये गर्म तापमान के वजह से जिस भी कांच की कंटेनर में अम्ल को रखा गया है वो भी टूट सकता है, और भी ज्यादा घातक वो हो सकता है आपके लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते हैं, क्योंकि अम्ल को तनुकृत करना बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी होता है। और जब अम्ल में जल को हम मिलाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, और इस वजह से या तो मिश्रण फूट सकता है या फिर कांच का कंटेनर टूट सकता है, और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। एसिड के घोल को पतला करने या डाइल्यूशन करने या तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो जब हमारे पास में कोई अम्ल है, ठीक है, अम्ल का घोल है, अम्ल का घोल मतलब अम्ल में ऑलरेडी थोड़ा पानी है, ठीक है, तो हमारे पास में H3O+ और Cl- हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला, हम इसको और तनुकृत करते हैं, हम इसका और तनुकरण करते हैं, मतलब हम इसमें और पानी मिलाएंगे, तो उससे क्या होगा, पर इकाई जो हमारा अवतन है उसमें हमारी आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आयन अभी पास में है, लेकिन और पानी हो गया तो आयनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, दूर दूर। उससे क्या होगा, हर इकाई आयतन में ये जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी तनुकरण करने पे, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम होएगी। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, मेरे साथ में आप भी लिख लीजिए, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। ये है इसका उत्तर। समझ में आया? क्यों पानी मिलाएंगे तो आयन और दूर दूर हो जाएंगे पानी के अंदर, तो पर आवर्तन में पर यूनिट वॉल्यूम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता है आयनों की वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कम हो जाएगी। समझ आया? आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में अतिरिक्त क्षार घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? मतलब हमारे पास में मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, इसका मतलब इसमें है OH-, अरे नहीं प्लस, है ना। अब इसमें हम इस घोल में क्या करेंगे, हम और OH- ऐड कर देंगे, यानी और अतिरिक्त क्षार क्या उत्पन्न करता है, OH-। तो एक तरह से हम और OH- इसमें मिला रहे हैं, तो इसमें और OH- मिलाएंगे तो OH- की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर क्या है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी।
ठीक है, समझ में आया क्यों बढ़ेगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास में पहले से ही OH- है जब इस घोल में, और हम अतिरिक्त क्षार जोड़ रहे हैं। हम पानी तो जोड़ नहीं रहे हैं, हम अतिरिक्त क्षार और ज्यादा जोड़ रहे हैं। क्षार जोड़ रहे हैं मतलब और भी ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा? OH- हाइड्रोक्साइड आयन इन दोनों का मिला के और बढ़ जाएगा। तो सांद्रता को क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता भी बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इस सेशन के लिए इतना ही होगा। हम आगे और भी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे और पूरा पाठ खत्म कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।